टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। जिस दिन से मैं इस घर में आई थी, जमीला आपा की यही कैफियत देख रही थी। वो बैठे बैठे जोर जोर से रोने लगती, अपना सर दीवारों से टकराती, चेहरे को पीट पीट के लाल कर लेती। वो ज्यादातर खुद ही को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती और फिर इस बुरी तरह बिफरती कि संभालना मुश्किल हो जाता। सुनने में तो ये भी आया था कि उन्होंने एक बार खुदकुशी की कोशिश की थी। इतने अरसे में मैंने नहीं देखा था कि उन्हें इलाज के लिए किसी अस्पताल ले जाया गया। इनका इलाज तो बस यही था, जब इनकी हिजानी कैफियत होती और वो बेकाबू हो जाती, तब किसी डॉक्टर को बुलवा के सुकून या नींद के लिए उन्हें कोई दवा या इंजेक्शन दे दिया जाता और उसके जेर असर वो घंटों सोया करती। कोई नहीं है, कोई मेरे बच्चे को अरे कोई नहीं है, कोई नहीं।
ये ले, हमारी बहू के हाथ के गरम गरम पराठे। ये क्या बहू का जुम्मा जुम्मा 8 दिन नहीं हुए, घर की सारी जिम्मेदारियां सौंप दी। मैंने तो लाख दफा से मना किया, लेकिन मेरी बात सुनती कभी। डांट पड़वा दी ना बहू तुमने। ऐसी कोई बात नहीं है, आंटी ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। बस मेरा दिल चाहा कि मैं अपने हाथ से गरम गरम पराठे आप लोगों को बना के खिलाऊं। और वैसे तो मैं बोर ही हो गई थी, पता है। और मुझे लगा कि अगर ऐसे ही रहा ना तो मैं आलसी पड़ जाऊंगी। और काम करने की तो मुझे वैसे भी आदत है। जीती रहो, हमेशा इसी तरह मुस्कुराती रहो, हंसती रहो। मैं ना कहता था अल्लाह ने हमें बहू दी, बेटी दी है। अल्लाह मेरी घर को इसी तरह खुशियों से आबाद रखे। तुम भी बैठो, खाओ। ये लो आमलेट, आमलेट खाओ। आपी, अब तबीयत कैसी है आपकी? माशाल्लाह अब तो काफी बेहतर है। पता नहीं रात को जरा घबरा गई थी, शायद सोते में डर गई थी। ये लो ना आमलेट, खाओ। तबीयत की खराबी में इतनी दिलसोज चीखें, यूं लग रहा था जैसे इनकी रूह जिस्म से निकाली जा रही हो। खैर, इस वक्त पूछना मुनासिब नहीं। लगता है अब हमारा आधा कमरा लाइब्रेरी बनने वाला है। किताबों से मेरी मोहब्बत को आप नहीं जानते। मुताले की बेहद शौकीन हूँ मैं, और तकरीबन सारे नामवर अदीबों को भी पढ़ चुकी हूँ। अरे वाह, बहुत खूब। रसायल और जरायद का भी बहुत शौक है मुझे, और आपको मेरे सारे शौक पूरे करने होंगे। जो हुक्म अलका आलिया, मैं तो इतने में छूट जाऊंगा। इससे अच्छी क्या बात है। वो कैसे? अगर तुम्हारी जगह कोई और होती तो वो कहती कपड़े, जूते। आपा, आप अंदर आए ना। ये सारी किताबें तुम्हारी हैं? जी आपा, ये सब नगमा की ही है। आपको पता है, आपकी तरह नगमा को भी किताबों में गहरी दिलचस्पी है। अगर आपको इसकी किताबें चाहिए होंगी तो इससे दोस्ती करनी पड़ेगी। अच्छा चलो, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। जमीला आपा के चेहरे पे एक अजीब सी कशिश थी। साफ शफाफ रंगत, तीखे नकोश, छरेरा जिस्म, मुनासिब कद। इस तमाम खूबसूरती पर उदासी ने एक चादर तान रखी थी। झील सी गहरी आंखों में वीरानी हर वक्त डेरे जमाए रहती थी। खामोश लबों पर अनकही शिकायत लिए वो कुछ इस तरह नजर आती जैसे कोई चलता फिरता मुजस्मा कैद से रिहाई का मुंतजिर हो। ना मालूम रूह जिस्म से आज़ादी चाहती थी या जिस्म इस जिंदान से निकलना चाहता था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी, आज मैं खाना पका लूं? अरे नहीं नहीं, इस उम्र में मुझे घर से निकलवाओगी क्या? वैसे मंजर के अब्बा ठीक ही कहते हैं, नई नवीली दुल्हन से काम नहीं कराना चाहिए। वैसे तुम हमारे पास बैठो, वहाँ से हमसे बातें करो। बैठो।
मैं आपके साथ बैठ तो जाऊंगी, लेकिन सब्जी छीलने में आपकी मदद तो कर सकती हो ना। अच्छा चलो मटर छील लो। वैसे आंटी, आपकी लव मैरिज हुई थी? कैसी बातें कर रही हो? हमारे ज़माने में लव वव कुछ नहीं होता था। बस माँ बाप ने जिसके साथ चलता कर दिया, जिंदगी भर उसका दामन नहीं छोड़ा। वैसे हमारे ससुर लियाकत मियाँ हमारे दूर परे के रिश्तेदार थे, बहुत ही नरम दिल इंसान थे। अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। हमेशा मुझे अपनी बेटी की तरह समझा करते थे। मैं पानी पी कर आती हूँ। अरे आपा, आप कहाँ जा रही हैं? मैं ला देती हूँ आपके लिए पानी, आप बैठी रहें। वैसे आपा, आपको खाने में क्या पसंद है? खाने में मीठा बहुत पसंद है। अरे वाह, फिर तो मैं आपके लिए खीर बनाऊंगी। अच्छा तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं ज़रा हांडी चढ़ा कर। अच्छा आपा, आप अपने बारे में बताएं ना कुछ। मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। मुझे भी किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। अबू कहते थे जहाँ मैं किताब पढूं वहीं सो जाती थी, बहुत शौक था। और अब मैंने नज़र से दिखाया कि वो मेरा ये शौक पूरा करेंगे। मुझे तो लगा काफ़ी बोरिंग होंगी, लेकिन आप तो बहुत बहुत स्वीट हैं। पहले तो मैं डर रही थी। वैसे मेरी पहले कोई बहन नहीं थी। ख्वाहिश होती है ना कि बहन होती, बातें करती, शादी के ख्वाब देखती, डिस्कस करते, कपड़े लेने जाते। अम्मी तो थक ही गई थी मेरे साथ। वैसे जब आपकी शादी हो रही थी तो क्या आंटी ने आपकी हेल्प की थी? क्या बात है, आज बेगम साहिबा मामूल से कुछ ज्यादा ही खामोश है। आप आपा का इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से क्यों नहीं करवाते? अच्छा, तो आपकी खामोशी की वजह ये है, मैंने उनका इलाज काफी बड़े बड़े डॉक्टरों से करवाया है, मगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता। मैं भी थक गया हूँ। अगर इसी तरह चलता रहा तो वो दिन ब दिन कमज़ोर होती जाएंगी। यही तो मेरे लिए सबसे बड़ा दुख है। खुद को भी नुकसान पहुंचाएंगी और दूसरों को भी। उन्होंने तुम्हें कुछ कहा? मुझे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे उनसे डर सा लगने लगा है। उनसे डरने की जरूरत नहीं है, वो बहुत मासूम है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती सिवाय अपने। अच्छा एक काम करो, उठो और चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ? मैंने कहा ना, चलो उठो। पापा को पता नहीं क्या हो गया है, ना अकेली सो पाती है, ना अकेली वॉशरूम जा पाती है। अम्मा भी पढ़ पढ़ के उन पर फूकती रहती हैं, पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो मुझे नींद का इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। थोड़ी देर के लिए सो तो जाती हैं, तबीयत ठीक हो जाती है, लेकिन फिर वैसे ही खामोशी
आपा ये क्या कर रही हैं? आपा भाई वो मैं कमर खोद रही हूँ, मुझे ना इसमें डाल देना, ये खड्डा खुद जाएगा ना तो इसमें डाल देना, मेरी हेल्प करो ना भाई। आपा प्लीज रुक जाओ, आपा प्लीज प्लीज आपा, मैं देख रहा हूँ, प्लीज। मिट्टी, आप मिट्टी मत डालें इसमें, ये सब मेरा है। क्या हुआ बेटा? किसके पास? क्या हुआ बेटा? आग से मिट्टी नहीं डालेंगे। कुछ दिनों से आपा जिस्मानी तौर पर बीमार रहने लगी थी। बहुत कम अपने कमरे से बाहर नजर आती। इनकी दिन ब दिन गिरती हुई सेहत देखकर न जाने क्यों अनजाना सा खौफ मेरे अंदर घर करता जा रहा था। अम्मा के सजदे तवील हो चले थे, मगर मेरे बस में कुछ ना था। मैं तो हकीकत तक से वाकिफ ना थी, ना इतनी हिम्मत थी कि किसी से कुछ पूछ पाती, और ना खुद से कोई बताने को तैयार था। बस मैं दिल ही दिल में दुआ करती कि आपा की इस तकलीफ दे कैफियत तक मेरी रसाई हो जाए और मैं उनकी कुछ मदद कर पाऊं। खाना ठंडा हो रहा है। हाँ, आपने खाना खा लिया? ऐसा हो सकता है आपके बगैर खाना खा लूं। अच्छा चलिए शुरू कीजिए। आप और क्यों नहीं खा रहे? मैं जानती हूँ आप परेशान हैं, लेकिन आपकी परेशानी की वजह क्या है? आपा की बीमारी दिन ब दिन कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। उनकी वजह से अम्मा भी बीमार रहने लगी है। हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि मसला क्या है। उनके साथ यकीनन कोई ऐसा हादसा हुआ है जिसका असर उनके ज़हन पर पड़ चुका है। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि शादी की पहली ही रात को उनको तलाक हो गई थी। वो अब्बा की बहुत चहेती हैं। अगर उन्हें कुछ हुआ तो ये सदमा अब्बा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। मैं पहले ही बहुत रिश्ते खो चुका हूं, अब नहीं खोना चाहता। आप हौसला रखें, परेशान ना हो। अल्लाह की साथ बहुत बड़ी है, वो ही उन्हें ठीक करने पर कादिर है। बस कोई अच्छा वसीला बना दे। आप कभी कभी मेरे कमरे में आ जाया करती, हालांकि ज्यादा बात ना करती थी। मेरी किताबों की अलमारी खोलकर खड़ी हो जाती। उनका सलीका देखने से ताल्लुक रखता था। जो किताब जहां से निकालती, पढ़ने के बाद वापस उसी जगह पे रखती। मेरी किताबों के मुड़े हुए वर्ग देखकर बहुत धीमी आवाज में मुझसे कहती, नगमा, किताब पढ़ने के बाद याद दहानी के लिए पेज न मुड़ा करो, निशानी लगा दिया करो। लगाती थी, तुम भी यही किया करो। हाँ, फिर तो आप पढ़ाई में भी बहुत अच्छी होंगी। हाँ, तुम्हें पता है मेरे हमेशा से स्कूल और कॉलेज में बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। मुझे तो सुन के बहुत अच्छा लगा। चलो अब तुम आराम करो, मैं चलती हूँ। और हाँ, ये पढ़ के वापस कर दूंगी तुम्हें, ठीक है? आका, मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मेरी एक बहन हो। जब मेरी मज़े से शादी हो रही थी तो जब आपका सुना तो मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई, लेकिन आपकी मोहिनी सूरत और सादगी देखकर मेरे दिल में आपके लिए एहतराम पैदा हो गया। मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप अपने दिल की फ्रस्ट्रेशन मुझसे शेयर करेंगी।
मैं बस चाहती हूँ जल्द से जल्द मेरी बहन ठीक हो जाए। मैं ज़रूर तुमसे शेयर करूँगी। अब तुम आराम करोगे, पढ़ के वापस कर दूंगी, बताइएगा जरूर। आंटी, सारी औरतें आ गई हैं क्या? नहीं, कोई भी नहीं आया। उन्हें लगता है कि हमारी जमीला पर साया है। ओहो, कोई बात नहीं, मैं आप आपा हम लोग ही मौजा सुन लेंगे। वैसे आप बना क्या रही हैं? 7 चीजें मिलाकर चूरी बना रही। 7 चीजें मिलाकर चूरी? इसके पीछे भी एक दास्तान है। वाकई? यहाँ पुराने हिंदुओं के घर होते थे। वो अपनी मूर्तियों की पूजा के लिए एक खास दिन ये चूरी बनाकर बांटा करते थे। फिर उनमें से एक हिंदू मुसलमान हो गया, वो अल्लाह के नाम पर ये चूरी बांटता था। उसके बाद इनके दादाजी ने ये काम संभाल लिया, फिर अब्बा जी ने, फिर ये सिलसिला चलता ही रहा। बड़ी दिलचस्प बात है। चलो, वक्त निकला जा रहा है, मौजज़ा सुन लेते हैं। देखो, दरवाजे पर कोई आया है, मैं ये अंदर लेके जाती हूँ। देख, उस दिन के बाद से आपा अक्सर मेरे पास आके बैठ जाया करती, बहुत कम बात करती, लेकिन उनका चेहरा देखकर ऐसा लगता जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती हैं मगर कह नहीं पा रही। मैं तो मुंतज़िर थी इस बात की कि किस तरह उनके अंदरून तक मेरी रसाई हो। फिर ऐसा तूफान आया कि जिससे मेरे दिमाग की तनाबें उखड़ गई, मेरा वजूद रेजा रेजा होके रह गया और आपा की खामोशी को ज़बान मिल गई। पुरएतमाद जिंदगी, मेरी पसंदीदा किताब, कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी। मैंने इसे 2 दफ़ा पढ़ा और सोच रही हूँ एक और दफ़ा पढ़ लूँ। तो मैं ज़रूर पढ़नी चाहिए किताब। आपा, एक बात कहूँ? जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब इंसान को एक ऐसे शख्स की ज़रूरत होती है जो उसकी सच्चाई पर यकीन कर सके। क्या आप मुझ पर भरोसा करके अपना दर्द बांट सकती हैं? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई भी नहीं है जिससे मैं अपनी तकलीफ शेयर कर सकूं। तुम्हें पता है ना माँ, जैसा लगता है कि दिल की रगें अब टूटने वाली हैं। मैं बहुत सी बातें बताना चाहती हूँ, लेकिन मैं किसको बताऊं? घर में अम्मी को बताऊंगी तो वो परेशान हो जाएंगी, कोई मेरी बात का यकीन नहीं करेगा। मैं चाहती हूँ कि मैं मरने से पहले अपना राज किसी को बता के जाऊं, वरना मेरे जाने के बाद सब मुझे मुजरिम ठहराएंगे और मुझे ये बात बतानी पड़ेगी सबको। नगमा, तुम्हें पता है ये बात मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं है, और मुझे पता है कि अगर मैंने ये बात किसी को बताई तो शायद मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी। तो मेरी बात का यकीन मान रही हो ना? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। सबको लगता है कि मैं पागल हूँ, मुझ पे कोई असरात ऐसा कुछ भी नहीं है, और मुझे लगता है कि ये बात बताने के बाद मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी। अगर मेरे घर में किसी को बताया तो कोई मेरी बात का यकीन नहीं करेगा, मैं किसी से नजरें नहीं मिला सकूंगी। तो
तुमसे भी नहीं नगमा। फिर ऐसा तूफान आया कि जिससे मेरे दिमाग की तनाबें उखड़ गईं। मेरा वजूद रेजा रेजा होके रह गया और आपा की खामोशी को जबान मिल गई। मेरा बीए कंप्लीट होने के बाद एक बहुत बड़े जमींदार घराने से मेरा रिश्ता आया। बहुत खुश हुई थी। आपने पता करवाया है कैसे लोग हैं, कैसा रिश्ता है, अच्छा भी रहेगा या नहीं हमारे लिए? रिश्ता बहुत अच्छा है, मैंने तस्दीक करवाई है, सबने इनके हक में अच्छी गवाही दी है। अरे लड़के की शक्ल नहीं देखनी, कम से कम जमीला को तो दिखा दे। पुराने ख्यालात के लोग हैं। लड़के ने नहीं कहा कि मुझे लड़की की तस्वीर दिखाओ या लड़की से मिलवाओ। मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं उनसे कहूँ कि लड़की से लड़के को मिलवा दो। उन्होंने तो तस्वीर तक नहीं मांगी। सबने बताया मुंह माथे का ठीक ठाक है लड़का, वैसे भी नस्ब अच्छा हो तो शक्लों की खैर होती है। कमाऊ पूत है, बेटी को ताउम्र ऐश कराएगा। मैंने रजामंदी दे दी। बेटा, पूरे घर में तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तुम यहाँ खड़ी है। बस यूं ही ऊपर आ गई थी। अच्छा, तुम्हारी माँ ने तुमसे कोई बात की? नहीं तो। तुम्हारे रिश्ते की बात बेटा। तुम्हारी अम्मा तो कह रही थी कि जमीला को लड़का दिखा दो। अरे नहीं अब्बा, आप लोगों ने देख लिया, भाईजान ने देख लिया तो अच्छा ही होगा ना। सीती रहो बेटा, सदा खुश रहो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। माशाल्लाह। सब कुछ खुदा से मांग लिया, एक तुझको मांग कर। उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। फूलों से सजी ख्वाबगाह, खूबसूरत पर्दे, दबीस कालीन और फूलों की महक ने माहौल को रोमानवी बना दिया था। मुझे अपनी किस्मत पे रश्क हो रहा था। मैंने तस्वुर को हकीकत में बदलते हुए देखा। वो मेरे हुस्न की तारीफ करता रहा और सरगोशी में बातें करते हुए मेरे चेहरे और पेशानी पे मोहब्बत की अनगिनत मोहरें सब्त कर दी।
रात इन हसीन लम्हात को खामोश गवाह बनाकर कब गुजर गई पता ही नहीं चला। अभी सुबह की रोशनी नमूदार ही नहीं हुई थी कि I'm sorry, मैं रात को तुम्हारे पास नहीं आ सका। एक्चुअली वो मेरे दोस्तों ने मजाक में मुझे शराब पिला दी थी और मैं इस हालत में तुम्हारे पास आना नहीं चाहता था। आप कौन? मैं जमीला, तुम्हारा उस्मान, तुम्हारा दूल्हा। लेकिन उसके बाद अम्मी समझती थी कि किसी चीज का साया हो गया मेरे ऊपर। उसके बाद तुम इस घर में आई, फिर जाने के बाद तुम अम्मी का ख्याल तो रखोगी ना? अरे आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको कुछ नहीं होगा। और आइंदा अगर आपने कभी ऐसी बात की तो मैं कोई किताब भी नहीं दूंगी आपको और बात भी नहीं करूंगी आपसे। मुझे बहुत डर लगता है नगमा, बहुत ज्यादा। अगली सुबह जब मुझे होश आया तो मैं अपने बिस्तर पे थी। घर में अजीब खामोशी सी थी। लोबान और काफूर की सोगवार महक पूरे घर में फैली हुई थी। अभी मैं कुछ समझ पाती कि अम्मा के कमरे से जोर जोर से रोने की आवाजें आने लगी। हाय जमीला मेरी बच्ची। मैं नंगे पांव दौड़ती हुई अम्मा के कमरे तक लपकी। जमीला मेरी बच्ची, मेरी जान। जमीला आंखें खोल, तेरी माँ तुझे पुकार रही है। अल्लाह मेरी जमीला मुझे छोड़ के चली गई। मैं अपनी जमीला को कहाँ से ढूंढूंगी? जमीला को नहीं, अब मैं को ठीक लावा जमीला आप कहाँ रही थी? वो तो अपनी बर्बादी की दास्तान मुझे सुनाकर अब्दी नींद सो चुकी थी। मुझे बेकरार करके शायद आपा को करार आ गया था। ना अब उन्हें किसी डॉक्टर की जरूरत थी और ना ही सुकून की दवा की। मैयत के गिर्द बैठी हुई औरतें सरगोशाना अंदाज में गुफ्तगू कर रही थी। ठीक ही कहते थे लोग, आसेब का साया था इस पे। सुहागरात की सुबह अपने बिस्तर पे बेहोश मिली थी। वलीमे का दिन और दुल्हन बेहोश। बड़ी बड़ी बातें बनाई थी लोगों ने। सच तो ये है कि कौन ऐसी आसेबज़दा लड़की को सारी जिंदगी के लिए बर्दाश्त करता। शायद यही वजह थी कि छोड़ दिया इसके शौहर ने। आखिर आज खात्मा हो ही गया बेचारी का। दुल्हन बनकर हसीन भी तो किस कदर लग रही थी। सच ही कहते हैं लोग, ऐसी खूबसूरत लड़कियां ही आसेब के साए में आ जाती हैं। जमीला उठो, मेरी बच्ची आंखें खोल, अपनी माँ को क्यों छोड़ के जा रही है? हाय अल्लाह, मैं कहाँ से ढूंढूंगी अपनी बच्ची को? पता नहीं कौन ले गया मेरी बच्ची को, कौन सी नौसत खा गई। अल्लाह, पता नहीं इसे क्या